नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। हमारे साथ हैं बिहार सरकार में कृषि मंत्री प्रेम कुमार। 7 बार से विधानसभा के सदस्य हैं वो। गया टाउन से बीजेपी की टिकट पर वो चुनाव जीतते भी रहे हैं। प्रेम कुमार ने राजनीति में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभाली हैं। प्रेम कुमार 2015-2017 तक बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे हैं। 2008-2010 तक बिहार में पथ निर्माण मंत्री रहे। 2005 से 2008 तक वो स्वास्थ्य मंत्री भी रहे। 2010 से 2013 तक शहरी विकास मंत्री रह चुके हैं और अब बिहार कैबिनेट में कृषि मंत्री हैं। 1980 में प्रेम कुमार ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की और तब से सक्रिय राजनीति में वो आए। 1999 में प्रेम कुमार ने मगध विश्वविद्यालय से पीएचडी किया। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार से। सर नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। प्रेम कुमार जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। क्या हालचाल है सर? अब तो कुछ ही घंटे रह गए हैं। बहुत अच्छा है भाई साहब, बहुत बढ़िया है। बिहार से क्या रिपोर्टिंग है? बात करके बढ़िया लग रहा है। बहुत बेहतर रिपोर्टिंग है। 40 में 40 है। 40 से 40 सीट का जीतने का आधार क्या है आप लोगों के पास? क्या कॉन्फिडेंस जो इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है उसके पीछे क्या क्या वजह हो सकती है? समाज के सभी तबकों का मत प्राप्त हुआ है और लोगों ने माननीय नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री जी के विकास के कार्यों को सराहा लोगों ने है। और लोगों को लगा कि आजादी के बाद एक ऐसी सरकार बिहार में जिन कामों को 55 वर्षों में कांग्रेस नहीं कर पाई, 5 वर्षों में माननीय मोदी जी ने करके दिखाया है, उसके प्रति लोगों में एक विश्वास था और उसी के कारण और समाज के सभी तबकों ने आगे बढ़ करके और एनडीए प्रत्याशियों को जिताने में हम भूमिका अदा की। कौन से ऐसे मुद्दे थे जो आपकी नजर में सबसे प्रभावी रहे और लोगों के सिर चढ़कर बोला? मैं देखा कि खासकर समाज के जो अंतिम पावदान पर जो बैठे लोग थे और उनको भी हाल में एक बड़ी योजना सरकार ने लाई स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आयुष्मान भारत योजना जाकर, और उससे लोग काफी प्रभावित हुए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से काफी लोग प्रभावित हुए जाकर के। सरकार नोटबंदी जो की जाकर के, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा प्रहार था, उसको लोगों ने पसंद किया। और किसानों की आमदनी दुगनी करने को लेकर जो देश की बड़ी ताकत किसान है, तो अन्नदाता किसानों की चिंता हमारी सरकार ने की और सरकार ने कहा कि 2022 तक हम निश्चित तौर पर किसानों की आमदनी दुगनी होगी। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है ये काफी लोकप्रिय रहा जाकर के और किसानों के खाते में आजादी के बाद पहली बार डीबीटी के माध्यम से खेती करने के लिए यह राशि जो उपलब्ध कराई गई है, इससे किसानों में काफी खुशी थी। और जो गरीब लोग, जिनके पास गरीब विहीन लोग थे, ऐसे लोगों को बड़े पैमाने पर आवासों का निर्माण हो रहा है। 2022 तक 4 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में, 2 करोड़ शहरी क्षेत्रों में, इस तरह से बड़े पैमाने पर गरीबों के लिए आवास। और स्वच्छ भारत अभियान के तहत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जो सपना था और हर घरों में शौचालय का निर्माण और देश को स्वच्छता के आगे ले जाने के लिए प्रधानमंत्री जी की जो पहल हुई जाकर के, उसमें करोड़ों घरों में शौचालय का निर्माण हुआ जाकर के। क्या राष्ट्रवाद मुद्दा था? बेटी पढ़ाओ, जो गरीब आदमी जो पैसे का अभाव में निश्चित तौर पर मुद्दे राष्ट्रवाद भी थे और विकास भी थे जाकर। बिहार में राष्ट्रवाद मुद्दा कितना प्रभावी रहा? क्योंकि आमतौर पर हमने जब भी बीजेपी नेताओं से बात की तो उनका यही कहना था कि राष्ट्रवाद पहला और विकास दूसरा मुद्दा था हमारा। मतलब सही कहा उन्होंने
कि जो जिस तरह माहौल बदला पूरे देश का, उसका असर बिहार पर भी था और राष्ट्रवाद एक बड़ा विषय था जाकर के, उसके प्रति भी लोगों में आकर्षण था। और साथ साथ 5 वर्षों में जो माननीय मोदी जी के द्वारा समाज के सभी वर्गों के लिए जो विकास के कार्य किए गए, उसको भी लोगों ने मतलब सराहा जा करके और उसके प्रति भी लोगों में आकर्षण था। प्रेम कुमार जी, आप बहुत अनुभवी नेता हैं, आपने कई दशकों से आप राजनीति में सक्रिय हैं। 2019 आते आते पार्टी को क्यों लगा कि राष्ट्रवाद मुद्दा हमें उठाना चाहिए, तब जबकि देश को आजाद हुए 1947 में ही देश आजाद हो गया था? 72 साल बाद ऐसा क्यों लगा कि आजाद भारत में राष्ट्रवाद एक मुद्दा बने? वैसे मतलब विगत के वर्षों में जो देश में माहौल बना था कांग्रेस के शासन में जाकर के, क्षेत्रवाद पनप रहा था, आतंकवाद और ऐसे कई मुद्दे थे जाकर के, और सीमाओं पर हमारे सेना के जवान शहीद हो रहे थे। फिर पड़ोसी देशों के द्वारा देश में अस्थिरता फैलाने का प्रयास किया जा रहा था। देश के अंदर में ऐसी जो शक्तियां थी उनका साथ देने का काम कर रही थी, और हमेशा भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा राष्ट्रवाद का रहा है। इस सरकार में हम रहे तो भी, नहीं रहे तो भी, लेकिन देश की जरूरत को समझकर फिर से एक बार इस पर हमारे नेताओं ने, हमारी पार्टी ने इस मुद्दा को बड़ा मुद्दा बनाया और उसको पूरे देश में काफी समर्थन मिला जा करके। प्रेम कुमार जी, कई राजनीतिक दल के नेता, खासकर यदि हम बात करें आपके पूर्व सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा जो आरएलएसपी के नेता हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बातें कही वो आपको मालूम ही होगा कि खून खराबा होने की भी आशंका उन्होंने जताई, पहला। दूसरा, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बक्सर से निर्दलीय प्रत्याशी पिस्टल चमका के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो कहते हैं कि देश की रक्षा करने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए नेताओं को आगे आना चाहिए और हम आगे बढ़ेंगे। पिस्टल चमकाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या लोकतंत्र में राष्ट्रवाद के बाद ऐसी रिपरकशन जो हो रही है, जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उसको क्या स्थान मिलना चाहिए और फिर सरकार को क्या करना चाहिए? काफी दुखद है, और जिस तरह का बयान अपने उपेंद्र कुशवाहा जी का आया है, ये काफी निंदनीय है। लोकतंत्र में हिंसा का स्थान नहीं है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्दलीय प्रत्याशी के द्वारा जिस तरह का व्यवहार किया गया है और जिस तरह हथियार के माध्यम से उसको लहराते हुए जो प्रदर्शन किया गया है, इसकी निंदा करते हैं और ऐसे लोगों पर सरकार कार्रवाई करेगी। और बिहार में कानून का राज है, यदि कानून को हाथ में लेने का कोई प्रयास करेगा तो सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। और उपेंद्र कुशवाहा जी का जो बयान काफी निंदनीय जाकर के है, इसकी निंदा करते हैं। लोकतंत्र में हिंसा कहीं स्थान नहीं जाकर के, हम अपनी बातों को रख सकते हैं बातों के माध्यम से। नहीं, यही बात यदि आम आदमी यदि कोई धमकी भरे अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता और फिर या नहीं तो कोई सड़क पे खड़ा होकर पिस्टल चमकाता हुआ ये बात कहता, तो क्या सिर्फ दुखद कहकर और सरकार कार्रवाई करेगी ऐसा कहकर हम रुक जाते, या फिर फौरी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए थी? निश्चित तौर पर, और हम इस बात पर जिता रहने करके ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने इस लोकतंत्र में जहां पर हिंसा का कोई स्थान नहीं है और जिस तरह लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। ऐसा क्यों लगने लगा है कि इस चुनाव में 2019 के चुनाव में आते आते राजनीति में महापर्व की जगह आपसी दुश्मनी की शक्ल अख्तियार करता हुआ दिख रहा है? ऐसा क्यों? अपनी हार से बौखला करके अपनी विफलताओं को पर्दा डालने के लिए और जिस तरह बातों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें हार स्वीकार करनी चाहिए। कल ज्यादा समय नहीं है, करीब मैं समझता हूं 23 तारीख को सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। और एग्जिट पोल आया है और हमेशा रहा है विगत के वर्षों में चुनाव के अवसरों पर जब चुनाव संपन्न हो जाते हैं, एग्जिट पोल आते रहे हैं और लगभग करीब मैं देखता हूं कि 90% सही होते हैं। उन्हें स्वीकार करना चाहिए
और नहीं स्वीकार हो तो 23 तारीख का इंतजार करें जाकर। और यदि जनता के निर्णय के साथ चले, जनता का जो निर्णय आता है, जनता ही ना भाई इसमें अहम भूमिका है। अब जनता का वोट तो मान लेते हैं कि अभी दिख नहीं रहा, लेकिन कल दिखेगा सामने जाकर के कि किस क्षेत्र में नहीं, वो ठीक है। जाकर के सवाल ये है कि हमारे लोकतंत्र में इस तरह से मतलब सेवक बनने के लिए लोग इतने आतुर हैं राजनीति में कि दो में से एक ही चीज होगी, हार या जीत। रिजल्ट कल आएगा, कोई एक हारेगा एक जीतेगा, तो ऐसा तो हर चीज में होता है। लेकिन उसको स्पोर्टिंगली लेने की बजाय अब ऐसा क्यों लगने लगा है कि आप यदि जीत रहे हैं तो आप पर पूरा और पक्का सवाल है, और कोई यदि हार रहा है तो लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है। तो ऐसा माहौल आखिर बना क्यों? इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है। उनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है कि लोकतंत्र जनता चुने हुए लोक प्रतिनिधि होते हैं। उनको जनता के प्रति विश्वास नहीं है, लोकतंत्र में आस्था नहीं जाकर के है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। और इसी का कारण है कि जो परिणाम उनके यही व्यवहार विचार जो रहे हैं उसी का परिणाम सामने आने वाला जाकर के। जनता इन्हें लंबे समय से देख रही है और उनको जनता पर विश्वास कम है। ये चाहते हैं कि ताकत और मैंने बाहुबली या ताकत के बल पर, पैसे के बल पर, या लोगों को धमका कर डरा करके ऐसा माहौल बना करके, विपरीत माहौल बना करके, और चाहते सत्ता को काबिज करना, सत्ता हथियाने का काम करना चाह रहे थे, जो जनता ने विफल की जाकर के। तो विगत के वर्षों में चुनाव जब होते थे तो जिस हिंसा का खेल होता था बिहार में वो बंद हो गया। पैसे का खेल भी लगभग अब उन्हें वही बात याद आ रही जाकर। वो चाहते हैं कि ताकत के बल पर और हम जबरदस्ती, हमारे पक्ष में जनता नहीं भी है तो भी मतलब जाकर के ये जो प्रयास कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कल तो जब तस्वीर साफ हो जाएगी और लोकतंत्र में हिंसा का कहीं कोई स्थान है नहीं। और जो वारदातें हो रही है, जो बातें आ रही सामने में है, इन बातों पर चुनाव आयोग भी देख रही जा करते हैं। ऐसे लोग पर हम चाहेंगे कार्रवाई हो। ये लोकतंत्र का कैसा महापर्व हमारे देश में है कि आजाद भारत के 72 साल बाद जब चुनाव होते हैं तो एक इलाके में, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में, और ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं जहां 60 लोगों की हत्या हो जाती है। तो पर्व त्योहार में हत्या होती है तो उसको पर्व कैसे माना जाएगा? देश में पहला राज्य पश्चिम बंगाल है। जिस तरह हिंसा, खून खराबा, हत्या और जिस तरह गुंडागर्दी हुई जाकर के, और सत्ता में बैठे के लोगों के इशारे पर, वहां की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी के मैंने उस काबे पर हम कहेंगे, और उनके मतलब इशारे पर जिस तरह हिंसा घटना घटी है काफी दुखद जाकर के है। और बड़ी संख्या में लोग की हत्या की गई। तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हों, विश्व हिंदू परिषद के हों, बजरंग दल के हों, संघ परिवार के लोग हों, ऐसे लोगों पर लगातार जो हमले हो रहे हैं पश्चिम बंगाल में जाकर के, और बौखला कर, घबरा करके, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी गए थे, उनका रोड शो था, काफी शांतिपूर्वक था, अनुमति लेकर किया जा रहा था। वहां उन पर भी जानलेवा हमला किया गया, पथराव किया गया, जाकर अनेक लोग घायल हुए। और सीआरपीएफ के जवान नहीं होते अमित शाह जी का मतलब बचना मुश्किल था जाकर के। तो काफी देश में पहला राज्य पश्चिम बंगाल है कि जहां का चुनाव जो है, और खासकर सत्ता में जो बैठे लोग हैं उनके इशारे पर ऐसा किया जा रहा था। वहां भी लोग हार से बौखला कर, निराशा में, हताशा में, इस तरह के अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से हिंसा भड़काने का काम कर रहे थे, कानून को हाथ में लेने का काम कर रहे थे। और लेकिन चुनाव आयोग ने समय रहते कई कदम उठाए, उस समय शांति का माहौल बना भी। लेकिन जो घटनाएं घटी है, चलिए खैर, तो भारत के इतिहास अब बिहार की ओर रुख करते हैं। जाकर के इतनी बड़ी हादसा जाकर के पूर्व में हुए, लेकिन इस बार जी ज्यादा दिखा जाकर बिहार की ओर रुख करते हैं और इन 40 सीटों को जरा आपकी नजर से समझना चाहते हैं, खास कुछ कुछ सीटों पर। अभी लास्ट फेज में जिन 8 सीटों पर चुनाव हुए, पटना, आरा, बक्सर, काराकाट, सासाराम, सिवान, जितने भी इलाके रहे, इन जगहों पर जब चुनाव हुए तो वहां
मुद्दों में एक मुद्दा जो हमेशा से बोलता रहा वो एक जाति भी थी। तो जाति से ऊपर उठकर क्यों नहीं राजनीति आगे चल पा रही है? मुझे जो लगा कि इस बार और बिहार के लोगों ने जाति से ऊपर उठ करके जी और लोगों ने राष्ट्रवाद विकास के नाम पर जो वोटिंग किया है जाकर के वो दिखा है जाकर के, और हमारे एनडीए के प्रत्याशी को समाज के सभी वर्गों का मैंने अपार समर्थन मिला है जाकर। और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मतलब 5 वर्षों का जो शासन रहा और उससे बेहतर जो उन्होंने काम किए हैं और देश को विकास को ले जाने में, और बिहार में जिस तरह विकास के क्षेत्र में काफी भारत सरकार ने जो विशेष पैकेज बिहार को मिला था जी, उसमें बिहार को नेशनल हाईवे में खाली मैं समझता हूं कि 50,000 करोड़ का समर्थन मिला जा करते हैं। तो बिहार के लोगों को पसंद आया राष्ट्रवाद, और लोगों ने जातवाद से ऊपर उठ करके राष्ट्रवाद विकास को मतलब की ओर मतलब लोगों का रुझान रहा जी। उसी का परिणाम है कि अंतिम चरण में भी 8 सीटों पर चुनाव जो हुए हैं जाकर के उसमें लोगों ने जाति नहीं दिखा, उनको देश दिखाया करके, उनको विकास दिखाया करके, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यकाल रहा उसके प्रति काफी रुझान था। अच्छा, आप बार बार ये कहते हैं कि 40 सीटों पर हमें कामयाबी मिलेगी, तो बाकी जो आपके खिलाफ महागठबंधन वहां खड़ा था जिसमें आरजेडी जिसको लीड कर रही थी और आरएलएसपी हो या कांग्रेस हो, हम हो और नई पार्टी एक वीआईपी, ये सभी लोग आपके खिलाफ एक मंच पर खड़े थे। तो आपको लगता नहीं कि कुछ ज्यादा ही अतिशयोक्ति वाला बयान आप लोग दे रहे हैं? नेता जरूर वहां पर थे, दलों की संख्या जरूर अधिक थी जी, हमारे साथ जनता थी और जनता का अपार समर्थन था, और यह चुनाव जनता भी लड़ रही थी। मैं देखा कि चुनाव में एक बड़ी बात देखने को मिला कि पार्टी से आगे नेता जनता चल रही थी जाकर, और जनता के पास जो एक ऐसा मतलब देखा कि पहली बार मतलब जो रुझान था लोगों का, उत्साह था लोगों का वोट के प्रति जाकर के, जो मैं देखा हूं कई वर्षों में चुनाव में देखने का मौका मुझे मिला। जैसे जो लोगों में जागृति आ रही है तो समाज के सभी तबकों, खास निचले तबके में जो गांव गरीब, किसान, मजदूर, महिला, नौजवान, इन तमाम लोगों को लगा कि भाई वोट के प्रति एक लगा कि वोट करना चाहिए। और मैं देखा कि खुलकर के लोगों ने, और मैं तो बड़ी यात्रा भी की जाकर के 39 लोकसभा चुनाव में हमारा परिभ्रमण हुआ जाकर के, हेलीकॉप्टर से, रेल से, बाई रोड में मैं गया, हजारों गांव में मैं लोगों से संपर्क किया डायरेक्ट जाकर के। तो जो मतलब माहौल था बहुत ही मन में अच्छा माहौल था, और सबके मन में एनडीए के प्रति जो रुझान था, समर्थन था जाकर के, वो रिजल्ट में दिखेगा। जी, ये बताइए कि ये युवाओं का देश है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युवा भारत में है, और युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होता है रोजगार। विपक्ष भी रोजगार की बात कहता था, और एक आंकड़े के मुताबिक 45 वर्षों का सबसे उच्चतम स्तर पर बेरोजगारी यहां पर अपने देश में पाया गया। क्या रोजगार कोई मुद्दा नहीं रहा? राष्ट्रवाद सब पर भारी रहा? बेरोजगारी दूर करने के लिए भी सरकार के स्तर पर सरकारी नौकरियों के अलावा आधारभूत संरचना के क्षेत्र में जो बड़े पैमाने पर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा था, बड़े पैमाने पर रेलवे का जाल बिछाया जा रहा था। तो देश में आधारभूत संरचनाओं में जो सरकार ने काम किए जाकर उससे रोजगार का अवसर पैदा हुए, और मैं समझता हूं कि देश में करोड़ों लोग रोजगार का अवसर मिले। तो भी लोगों को लगा कि चलो सरकार कम से कम बेरोजगारी दूर करने की दिशा में सरकारी क्षेत्र के अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी जाकर के और जो डेवलपमेंट के काम हो रहे थे उन डेवलपमेंट के कामों में मैं देखा कि जिस तरह से लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे थे, तो उससे काफी हद तक बेरोजगारी पर नियंत्रण रही, और सरकार की प्राथमिकता भी रही थी। और कौशल विकास योजना के माध्यम से और देश के करोड़ों नौजवानों को
और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना काफी सफल रहा, जिससे करोड़ों लोगों को रोजगार के अवसर पैदा हुए। और बिना गारंटर का, पहली बार बिना गारंटर का, माने शिशु लोन था 50,000 तक, तरुण लोन था, और 50,000 से 10 लाख तक, उसमें कई करोड़ लोगों को मैं बताता हूं कि जहां पर लोग रोजगार मिले और उससे बेरोजगारी दूर हुई जाकर के। तो सर सवाल ये उठता है कि जब रिकॉर्ड ऊंचाई छू चुका हो बेरोजगारी और आपके इतने कामकाज का आप जिक्र कर रहे हैं, तो आपने निश्चित रूप से एक सेगमेंट को तो टच किया रोजगार के नाम पर। इंफ्रास्ट्रक्चर में जब भी काम होता है तो टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट जो मिलना होता है मजदूरों को, वो उन सब चीजों, उन लोगों को मिलेगा, मजदूरी मिलेगी। लेकिन इस देश में शिक्षित बेरोजगारों की बड़ी संख्या है और शिक्षित बेरोजगार जो होते हैं उनको चाहिए होती है नौकरी। मैं जिस रोजगार का जिक्र आपसे कर रहा था उसमें नौकरी की बात मैं कहना चाह रहा था। तो वो मुद्दा नहीं रहा इस बार, इसीलिए आपको लगता है कि राष्ट्रवाद हावी रहा? बिल्कुल निश्चित तौर पर। और आम जनता की प्राथमिकता पहले देश थी जाकर के जी, और उसके बाद व्यक्तिगत प्राथमिकता लोगों की थी कि पहले लोग देश को देख रहे थे, एक अच्छी मजबूत सरकार बने, ईमानदार सरकार बने, और सरकार के प्रति जो मतलब लोगों का समर्थन था जाकर के और विश्वास था जाकर के, वो झलका मतलब चुनाव में। और लगा लोगों को कि 5 वर्षों के कार्यकाल में माननीय मोदी जी ने जो भी कदम उठाए जाकर के देश के हित में उठाए हैं जाकर के, सुरक्षा का सवाल हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, ऐसे जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे उसके प्रति भी लोगों को लगा कि देश के हित में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो कदम उठाए हैं, और जो देश की बड़ी आबादी जो थी ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का भी मतलब हमारी सरकार ने पहल की, भ्रष्टाचार और शिकंजा कसे जाने का भी जो पहल जो हुई जाकर के, किसानों के लिए जो काम किए गए, 3 तलाक कानून जो बनाए गए जाकर के, और घुसपैठियों के पहचान जो काम किया, ऐसे बहुत सारे राष्ट्रीय मुद्दे थे जाकर के, इस पर हमारी सरकार ने आगे बढ़ करके और जनहित में, देश हित में ऐसे कदम उठाए, उससे एक अच्छा माहौल बना देश के अंदर में जी। और आम जनता चाहती है कि भाई लोग 55 साल देखे थे भ्रष्टाचार, 10 वर्षों में पिछली सरकार में कांग्रेस यूपी की सरकार थी, उसमें कितने स्कैम हुए, कोयला में स्कैम हुआ, 2G स्कैम हुआ, खेल में घोटाला हुआ, तो लोग देख रहे थे वहां तो घोटाले हो रहे थे, विकास रुक गए थे जाकर के। लेकिन हमारी सरकार में, चलिए सर, कुछ एक सवाल आपके विभाग से जरा करना, क्योंकि आप वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ मंत्री हैं, राज्य के कृषि मंत्री हैं, तो कुछ आपके विभाग से भी संबंधित आपके कामकाज को जरा आपसे जान लें। सिंचाई कृषि के लिए बहुत जरूरी है। बिहार में सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करना एक बड़ी चुनौती है। नलकूप को लेकर कई बार सवाल उठते रहे कि ज्यादातर नलकूप खराब है और सरकार हर बार आश्वासन देती रही, पूरा क्यों नहीं हो पाता है? चैलेंजेस कहां हैं? हमारी सरकार जब बिहार में पहली बार आई तो हम लोगों ने 2008 में कृषि रोड मैप बनाने का काम किया जी, और हमारी प्राथमिकता थी कि किसानों की जो समस्याएं थी उसका समाधान हो, उत्पादन बढ़े, आमदनी बढ़े, लागत कम लोगों का हो खेती में। तो 2008 में बेहतर परिणाम आए। दूसरा हमारा कृषि रोड मैप 2012 में 5 साल बाद फिर लाए और तीसरा 2017 में लाए हैं। और 2 कृषि रोड मैप जो देखा गया कि बिहार का उत्पादन बढ़ा 2012 में चावल के क्षेत्र में, 13 में गेहूं के क्षेत्र में और 16 में मक्का के क्षेत्र में रिकॉर्ड उत्पादन बिहार में हुआ। और पहली बार केंद्र के द्वारा बिहार को राष्ट्रीय कृषि क्रम पुरस्कार मिला है। और सिंचाई के मामले में कृषि रोड मैप में हम लोगों ने अभी जो आप चर्चा कर रहे हैं लघु सिंचाई के संबंध में, जो नलकूप से आधारित है जाकर हमने नीतियां बदली है जाकर, और हमने वहां पर किसानों को लेकर और वहां पर हम एक सिस्टम डेवलप हम कर रहे जाकर के हैं, तो उसको ऑपरेट किसान ही करेंगे जाकर के, और सरकार चालू करके उनको नलकूपों को देगी जो बंद नलकूप पड़े हुए थे जाकर के, और किसानों को जोड़ करके और किसानों का मतलब एक टीम बना करके
और उनके माध्यम से करेंगे तो काफी सफलता दिख रहा है जाकर के है। और सरकार का जो प्रयास है सिंचाई के क्षेत्र में जाकर के, उसमें हमारी प्राथमिकता है। हम लोगों ने अभी जल संसाधन में और लघु जल संसाधन में हम लोगों ने करीब 50,000 करोड़ का बजट प्रोविजन किया है। और अब हर जिले में एक आखिरी सवाल आपसे सर, बना रहे हैं कि जो हमारे पास सिंचाई का जो किसानों को सुविधा जो चाहिए जाकर के। एक आखिरी सवाल आपसे, वो ये कि ये बात सही है कि 2014 से पहले यूरिया की कालाबाजारी को लेकर बड़ा हो हंगामा होता था, अब बड़ी कालाबाजारी होती भी थी। ये बात भी सही है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके बाद यूरिया की कालाबाजारी को लेकर मामला ठंडा पड़ गया क्योंकि अच्छी व्यवस्था हो गई। लेकिन ये बात भी सच है कि हाल के महीनों में देखा गया कि बिहार में यूरिया की बड़ी किल्लत रही और जो एक्चुअल रेट थे यूरिया के उससे ज्यादा रेट पर लोगों को मजबूरन लेना पड़ा क्योंकि यूरिया अवेलेबल नहीं था। और प्लस जो पहले यूरिया में जो एक निर्धारित वजन का होता था उससे 5 किलो वजन कम का यूरिया मिलने लगा। तो फिर ये किस तरह की व्यवस्था हम समझे? विगत के वर्षों में यूरिया काफी दुरुपयोग हो रहा था। हमारी सरकार जब आई तो हम लोगों ने पहली बार नीम कोटेड यूरिया शुरू किया और देश के अंदर में जो समस्याएं खाद्य के प्रति होती थी जाकर के उसमें काफी कमी आई, कालाबाजारी बंद हुई और किसान को मैंने समझिए कि लाठी खाने पड़ते थे पिछली सरकारों में। और इस बार भी हम लोगों का प्रयास रहा जाकर के कि उनको आवश्यकता के हिसाब से जो जरूरत थी भारत सरकार ने समय समय पर यूरिया खाद उपलब्ध कराने का काम किया और हम लोगों ने लगातार उसकी मॉनिटरिंग की जाकर के किसान भाइयों तक यूरिया सही समय पर जाए, सही दाम पर जाया करके। तो मैं समझता हूं कि शिकायतें कुछ आई थी और शिकायत आने के बाद तुरंत हम जिला स्तर पर जो कमेटी बनी हुई जाकर के उर्वरक निगरानी समिति है जाकर के वहां भी समीक्षा हो रहा था, राज्य स्तर की समीक्षा हम लोग कर रहे थे। तो कुल मिलाकर जो यूरिया के संबंध में और जो बातें आप कह रहे हैं जाकर के मैं समझता हूं कि जो आप पीछे को जब जाते यदि है तो हमारी सरकार में पहले जो स्थिति थी जाकर के वास्तव में काफी दिक्कत हुआ करता था। जब से नीम कोटेड यूरिया सरकार ने लाने का काम किया है तो उसका मिसयूज बंद हो गया है जाकर। मिसयूज बंद तो हो गया लेकिन अनुपलब्धता को लेकर बड़ा सवाल है और इसको लेकर सर जरूर गौर कीजिएगा। फिलहाल कल 23 मई को चुनाव परिणाम आएंगे। आपके दावों के लिए आपको बहुत शुभकामना, मंगल कामना और चैलेंजेस जो है वो आपके सामने है उसके लिए भी आपको अग्रिम शुभकामना। खास मुलाकात में आपने वक्त दिया, आपका बहुत धन्यवाद। तो ये थे खास शख्सियत प्रेम कुमार, बिहार सरकार में कृषि मंत्री, वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के अनुभवी नेता। उन्होंने अपने दावे आपके सामने रखे हैं। बस इंतजार है कुछ घंटों का परिणाम आने शुरू होंगे, हकीकत आपके सामने होगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।